गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ओके, तो भाई से आकाश कुमार। अभी हम आज शुरू करेंगे मॉडर्न फिजिक्स का एक ब्यूटीफुल चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से भी जाना जाता है फिजिक्स में। इसमें 80% बातें जो होगी लगभग केमिस्ट्री के जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स है एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे मिलती जुलती होगी। आप समझिए हम लोग 80% टॉपिक पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके, तो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, इसमें मैं आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊंगा, हल्का हल्का बातें आपको बताऊंगा जो जरूरी है। डिटेल में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, बोर एटॉमिक मॉडल्स और स्पेक्ट्रम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या होगा। जैसे एटम के बारे में सबसे पहले किसी ने बोला था तो जॉन डाल्टन थे। जॉन डाल्टन ने 1803 में एक बात बोली थी कि एटम इज इंडिविजिबल। ओके, एटम इज इंडिविजिबल। विच मीन्स देयर किसी भी मैटर का सबसे छोटी इकाई होती है एटम। कोई भी चीज बना हुआ है एटम से। अब एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता है। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी एक साइंटिस्ट थे जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने एक सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी कर डाला। वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इलेक्ट्रॉन। अब देखो भाई, जॉन डाल्टन बोल रहे हैं कि एटम इज इंडिविजिबल और जे थॉमसन 1897 में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का खोज कर डाला। ओके, अब भाई हमें तो जे थॉमसन जॉन डाल्टन की बातें तो नहीं माननी चाहिए। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर डाला 1897 में। 1912 में गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज कर डाला, डिस्कवर्ड प्रोटॉन। और 1932 में जेम्स चैडविक, इन्होंने न्यूट्रॉन का खोज कर डाला। और एक लगभग 1912 के आसपास रदरफोर्ड ने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का डिस्कवरी कर डाला। अब देखो, ये भाई साहब बोल रहे हैं, जॉन डाल्टन बोल रहे हैं कि एटम इज इंडिविजिबल। और जैसे ही इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का खोज कर डाले हैं, 1912 में गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन खोज डाला, अब 32 में जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का खोज डाला। तो इनका थ्योरी तो गलत है जॉन डाल्टन का, लेकिन हमने इन्हें इसलिए पढ़ा जाता है या किताबों में लिखा रहता है क्योंकि ये जो पहले थे, जो फर्स्ट है जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बोला है। चलिए, तो इनको हमें उतना पढ़ना नहीं है। थोड़ा सा देखते हैं जे थॉमसन के बारे में, हल्का सा जान लेते हैं। ऑल टुगेदर ये हमारे फिजिक्स में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा जान लेते हैं इन्होंने डिस्कवरी कैसे किया इलेक्ट्रॉन के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में ज़्यादातर पढ़ना है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो जे थॉमसन 1893 में परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट
कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। In which he discovered a negatively charged particle called in which he discovered a negative charge particle। और उस चार्ज पार्टिकल का नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोला गया। तो इलेक्ट्रॉन पे देख लेते। इलेक्ट्रॉन में लगभग चार्ज होता है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q/m रेशियो एक एक्सपेरिमेंट है मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट। मिल्कमैन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उससे इन्होंने मास बाई चार्ज रेशियो Q/m चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया और जहां से इलेक्ट्रॉन का मास भी हमें पता चल गया। देखिए जे थॉमसन ने यहाँ तक एक फेमस मॉडल दिया था एटम के बारे में, वाटरमेलन मॉडल। तो वाटरमेलन मॉडल होता क्या है समझते हैं। थोड़ा सा वाटरमेलन मॉडल भी देख लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा फील आना चाहिए कि होता क्या है एक्चुअली, कहाँ से कहानी शुरू हुई। ऑल्दो हमें पढ़ना है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, लेकिन थोड़ा सा फील लेते हैं, मजा लेते हैं होता क्या है। तो मजा लेने के चक्कर में ज़्यादा मजा नहीं लेना। देखते हैं वाटरमेलन मॉडल। जे थॉमसन वाटरमेलन मॉडल। जे थॉमसन ने बोला कि एटम एक स्फीयर की तरह है और उस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ एम्बेडेड है। मान लीजिए एटम एक चार्ज स्फीयर है और लाइक वाटरमेलन, जैसा वाटरमेलन होता है वैसे ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों तरफ फैले हुए इस स्फीयर में। नो डाउट इस मॉडल को हम लोग डिस्कार्ड कर दिए गए। बहुत सारी बातें हैं, जैसे इस मॉडल को डिस्कार्ड इसलिए किया गया, दिस मॉडल इज डिस्कार्डेड बिकॉज it can't explain first neutrality of an atom। देखिए इन्होंने बोला कि एक एटम है एक स्फीयर की तरह है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ फैला हुआ है। इन्होंने ऑल्दो कुछ प्रोटॉन के बारे में नहीं बोला, पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं बोला। तो मान लीजिए एटम देखा गया कि ओवरऑल एटम जितने प्रोटॉन होते हैं एक न्यूट्रल एटम में उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रॉन के तो बारे में बोल दिया, लेकिन प्रोटॉन के बारे में बोला नहीं, ना न्यूक्लियस के बारे में कुछ बोला इन्होंने। ओके, उस समय डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो इलेक्ट्रॉन होता है निगेटिव चार्ज, यानी कि इस स्फीयर पूरी तरह से निगेटिव चार्ज होगा। और देखा जाता है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। दूसरी बात, इन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में कुछ नहीं बोला। दो चीज नहीं बोला, इसमें बहुत सारी खामियां थी जिस कारण इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। ओके, अब इनके जे थॉमसन के स्टूडेंट थे दो, रदरफोर्ड और इनके बेटे जीपी थॉमसन।
तो रदरफोर्ड ने अपने गुरु का इज्जत बचाने, गुरु को सम्मान दिलाने के लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया और वो जे थॉमसन के मॉडल को सही प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल को क्या कर दिया, गलत प्रूव कर दिया। ओके, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो हम देखेंगे। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसे एक गोल्ड फाइल में परफॉर्म किया जाता है। तो देखते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे फेमस गोल्ड फाइल मॉडल भी बोला जाता है। इस मॉडल में होता क्या है, देखिए, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फाइल यानी कि सोने की पॉलिथीन ली, बहुत पतली सी फाइल ली और उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो इन्होंने देखा एक सिंगल गोल्ड के एटम को ऑब्जर्व किया, देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा एक एटम है, इन्होंने देखा कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा रे, अल्फा पार्टिकल्स जनरली होते हैं He हीलियम आयंस, He+ आयंस, ओके, क्योंकि इसके पास 4 यूनिट्स मास होते हैं अल्फा पार्टिकल के पास, तो हम लोग हीलियम आयंस भी बोल सकते हैं। ओके, He+ आयंस। ओके, तो देखा जाता है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट देखा कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा रे, ज्यादातर अल्फा रे स्ट्रेट पास की विदाउट डेविएशन। ओके, कुछ अल्फा रे कुछ एंगल से डेविएट की, और आउट ऑफ 12,000 में से ओनली वन, या आउट ऑफ 12,000 वन अल्फा रे डिफ्लेक्टेड बैक बाय 180 डिग्री। ओके, तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि एक एटम में ज्यादातर मास सेंटर पे होते हैं और एक एटम ऑलमोस्ट होल एटम एम्प्टी होता है। ऑलमोस्ट होल एटम क्या होता है, खाली होता है, खाली है। इसी कारण से अल्फा रे सीधे सीधे पार कर जा रही है। उन्होंने देखा कि सर्टेन अल्फा रे, कुछ अल्फा रे डेविएटेड विद सर्टेन एंगल, कुछ एंगल से डेविएट कर जा रहे हैं। 1 आउट ऑफ 12,000, किसी किसी किताबों में 10,000 रहता है, 8,000 रहता है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी या किसी स्टैंडर्ड बुक में देखिएगा 12,000 रहता है। ओके, वो डाटा वेरी करता है बुक टू बुक, ऑथर टू ऑथर करता है। जैसे महाराष्ट्र बोर्ड के बुक में था 8,000, एनसीईआरटी में 12,000 था, मेरे स्टेट बोर्ड में था 10,000। तो बुक टू बुक वेरी करता है, उस पर हमें नहीं जाना है। तो देखिए कि जो मोस्ट ऑफ पार्ट है हॉलो है एटम में,
यानी कि यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मास है, ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर। ओके, क्या है, सेंटर पे है, और सेंटर पे जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। ओके, न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। हम जानते हैं कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ओके, तो यहाँ से इन्होंने यही कंक्लूजन निकला कि एटम इज हॉलो। थोड़ा सा सारे कंक्लूजन को निकालते हैं, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से हमें मिला क्या था उसको हम देखते हैं वन बाय करके हम लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अल्फा एक्सपेरिमेंट, पहला पॉइंट लिखिए, एटम इज ऑलमोस्ट hollow, which means most part of an atom is empty। ज्यादातर पार्ट क्या है एटम का, एम्प्टी है। दूसरा पॉइंट कंक्लूजन ये निकलता है, entire mass and positive charge of an atom is concentrated at center, which is called as nucleus। जो ज्यादातर मास और पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। थोड़ा सा न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है लगभग 10 के पावर -15 मीटर के रेंज में होता है। वहीं पे रेडियस ऑफ एन एटम लगभग होता है 10 के पावर -10 मीटर, यानी कि जो एटम है 10 के पावर 5 टाइम्स ज़्यादा है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। एटम का रेडियस न्यूक्लियस के रेडियस से 10 के पावर -5 टाइम्स ज़्यादा है। देखते हैं आगे वाला पॉइंट क्या होता है, क्या निकला इस एक्सपेरिमेंट से। 2 पॉइंट तो हो गए, यहाँ पे लिख दीजिए, आगे मैं बढ़ता हूँ। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से हम लोग इलेक्ट्रॉन को डिनोट करते हैं फिजिक्स के टर्म में, इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास से बहुत ही कम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, इन्होंने बोला था
इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, मेंशन कीजिएगा सर्कुलर ऑर्बिट, इस पॉइंट को समझने कीजिए। सर्कुलर ऑर्बिट में ऑर्बिट को पाथ भी बोला जाता है और सेल भी बोला जाएगा। जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, तो उसी को सेल पाथ दोनों मिलता है। फिक्स ऑर्बिट, फिक्स मैंने बोला था, बस इतना बोला था कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, और यही इनका ड्रॉबैक हो गया। इसमें एक नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। इलेक्ट्रॉन, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रॉन could not deflect the path of electron could not deflect the path of alpha particle. इलेक्ट्रॉन could not deflect the path of alpha particle। इस पॉइंट को समझने के लिए, because mass of electron is very less, because mass of electron is very less, या electron is very lighter, electron is lighter than alpha particle। देखिए, कहने का मतलब है कि एटम न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो जो अल्फा पार्टिकल आते हैं यहीं से डिफ्लेक्ट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होते, वो सीधे चले जाते हैं, उनके पाथ में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है, क्योंकि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी लार्जर देन, वेरी लेस, थोड़ा सा वेरी लेस ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा, उस पर हमें जाना नहीं है। हमें ये समझना है कि मास अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन डेविएट नहीं कर सकता है, अल्फा रे को, अल्फा पार्टिकल बोलना सही नहीं, अल्फा रे ही लिखते हैं, अल्फा रे। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ से डिस्कवरी हो गया न्यूक्लियस का, हमारा काम यहाँ पे हो गया। थोड़ा सा अब एंगल ऑफ अप्रोच समझते हैं, या इम्पैक्ट पैरामीटर थोड़ा सा हम समझते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है? तो आज थोड़ा सा काफी लेट हो गई है, तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में और रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था वो डिस्कस करेंगे। उसके आगे बोर्स मॉडल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इस पे हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो थैंक यू।